नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव पतजोशी जी, जो कि आईपीएस हैं, डीजी सीएमडी हैं, स्टेट हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला गवर्नमेंट में। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी पूरी जीवन के बारे में, वो आईपीएस बनने में कितना संघर्ष रहा और एक वो समाज सेवी भी हैं, उनकी समाज सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। पतजोशी जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। नमस्कार, धन्यवाद। हम आपसे सारी बातें करेंगे, बहुत सारी आपके जीवन पे, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और किन क्या क्या संघर्ष रहा। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आपकी परिवार के बारे में, आपके परिवार में कौन कौन था, आपके थोड़ा बहुत बताइए थोड़ा। नमस्कार, सारे दर्शकों को शुभेच्छा। और अभी तो दशहरा आने वाला है और उसके लिए हार्दिक बधाई सबको, दीपावली भी, नया वर्ष का शुभकामनाएं। और जो हम लोग, मैं तो उड़ीसा के गांव से बड़ा हूं और गांव के स्कूल में ही पढ़ा हूं। उसके बाद थोड़ा सा जो मेरिट होता है तो डिस्ट्रिक्ट स्कूल में आ गया। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग किया तो NIT नागपुर में, फिर IIT कानपुर में। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विस भी, इंजीनियरिंग UPSC का होता है उसमें, रेलवे में था कुछ दिन और इंडियन रेलवे सर्विस बोलते हैं। उसके बाद IPS में आया। तो हमारा गांव का पूरा शुरू से ही टच है और गांव में भी जो खेलते हैं, गांव के बच्चे जो खेलते हैं, गांव का जो सब त्यौहार। परिवार में कौन कौन था? परिवार में हमारा माताजी पिताजी, उनका तो देहांत हो गया है। फिर उसके बाद भाई अमेरिका में है और सिस्टर तो उड़ीसा में है। और परिवार मतलब बेसिकली हमारा फादर का 7 भाई बहन थे, मदर का साइड में भी 7, क्योंकि उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े परिवार थे, तो मामा जी चाचा जी सब हम इकट्ठे मिलते थे। तो वो यादगार एक अलग से है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गए, हमारे ज़माने में तो उतना ज़्यादा मिलता होता भी नहीं, बट उस टाइम तो बहुत एक गेट टुगेदर होता था, गाँव में सारे त्यौहार मिलते थे, अलग सा था। आई थिंक याद करते तो सर, एक और हम चर्चा करेंगे। आजकल आपने भी बात की कि न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार। एक मैं आपसे चर्चा करूँगा, आपने दोनों चीज़ों की ज़िंदगी जी, एक छोटे परिवार और एक बड़े परिवार के, संयुक्त परिवार के साथ, इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, थोड़े बहुत बताइए। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनका बहुत छोटा छोटा परिवार होता है, बहुत मतलब मियाँ बीबी बच्चे ही तक सीमित। पहले आप लोग का जीवन था वो पूरे बहुत बड़ा परिवार था, उसमें क्या कैसे आप जीवन कैसा रहता था? पहले जो जॉइंट फैमिली और एक सामूहिक परिवार होते थे, एक तो मैं अनुभव किया हूँ, औरतों को बहुत काम करना पड़ता था। क्योंकि जनरली परिवार में औरतें घर का काम और काफी लोगों को खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना, वो बहुत बड़ी काम होती थी। भले वो कभी मिलके करते थे लेकिन होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में वो थोड़ा कम हो गया। तो हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, तो कहना नहीं है, सर ऑब्जर्व तो लेकिन एंजॉय जो करते थे जॉइंट फैमिली होते थे, बच्चों के लिए बड़ा होता था। क्योंकि बच्चों में क्योंकि 7-8 लोग होते हैं कि 10 लोग होते हैं, तो उनका खेलना कि और दूसरों को बच्चे के साथ खेलना। आजकल न्यूक्लियर फैमिली एक प्रॉब्लम होगी कि खेलना बच्चों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साथी नहीं मिलता है। फिर दूसरे बाहर के साथ जाते हैं तो हो सकता है कुछ इतना बनता नहीं है। लेकिन परिवार में जो कजिन ब्रदर होते हैं कि कुछ और डायरेक्ट होते हैं। फिर पहले ऐसा नहीं कि परिवार जो हमारी जनसंख्या बहुत बड़े बच्चे होते थे। आजकल अच्छा हुआ कि 1-2 मैक्सिमम, वो एक सही है, जनसंख्या नियंत्रण करना है। लेकिन जॉइंट फैमिली में वो एडवांटेज जो था, फिर दादा दादी कहानी सुनाते थे और वो मजा आता था। तो वो आजकल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन आजकल फिर वही है कि जो अपना इंडिपेंडेंट एक हो गया कि मैं अलग से प्राइवेसी, आजकल प्राइवेसी को बहुत वैल्यू देते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में प्राइवेसी का ज़्यादा बढ़ गया। और जैसा जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी होता नहीं था, सब इकट्ठे सोते थे, कब सब इकट्ठे नहाते थे भी। तो ये एक अलग तरीका था। जी सर, मैं एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि संयुक्त परिवार, उस टाइम एक चीज़ और होती थी, जैसे हम लोग सब साथ रहते हैं, यदि एक व्यक्ति के साथ परेशानी होती है तो सारे लोग, संयुक्त परिवार में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता था, आपने तो ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि एक जना परेशान है तो सारे लोग एक साथ रह सकते थे। ये था सबसे बड़ा। ये तो वो तो है, क्योंकि जो थोड़ा, लेकिन उसमें और भी में था, परिवार में इकट्ठे खर्चा करना, कौन खर्चा करे, एक बड़ा डिस्प्यूट होता था। अच्छा। अभी न्यूक्लियर फैमिली में वो इशू नहीं है। मैं ये देखा हूँ, क्योंकि एक होता है अपना एक कॉमन फेनोमेना होता है कि सब उसमें जो जॉइंट फैमिली में 4-5 फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो उसमें कौन खर्चा करेगा, एक बड़ा डिस्प्यूट होता था कि मेरे से ज्यादा हो गया, मेरे से कम हो गया। ये मैंने महसूस किया हूँ। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली में है नहीं, वो झगड़ा खत्म हो गया। तो सब जगह प्लस माइनस है। मैं इसलिए किसी को वैल्यू जजमेंट देता नहीं हूँ। वो अपने तरीके से अच्छे हैं, कुछ अपने तरह के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और उस तरह का मजे लेना चाहिए। सर, एक और चीज़ है, आप यूपीएससी क्लियर किया, यूपीएससी में आने का कब निर्णय लिया आपने, कब जाने के बारे में सोचा? ये तो जनरली अपना ग्रेजुएट के बाद ही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली में कोई सिविल सर्विस थे। मेरा फादर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए। तो इंजीनियरिंग का तो हम इसलिए इंजीनियरिंग किया
तो लेकिन ये होता है कि कभी कभी अपना जो बोलते हैं ना डेस्टिनी भी होता है। सर कहाँ से किया था इंजीनियरिंग? मैं तो NIT नागपुर से किया, फिर IIT कानपुर में गया। जब IIT कानपुर पहुंचा तो वहाँ पे सिविल सर्विस का माहौल बना हुआ था, तो फिर हमने सिविल सर्विस में आया। अदर हम सोचते इंजीनियरिंग जॉब करो और ऐसे ही रहता तो माहौल, मतलब क्योंकि एक्सपोजर नहीं थी। आजकल ज़माने में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया है, कभी इन्फॉर्मेशन है। हमारे टाइम में तो ये मोबाइल ना इंटरनेट ना कंप्यूटर कुछ नहीं था। कोई कॉलेज की ऐसी कहानी जो हमेशा आपको याद रहती हो? मैं कॉलेज में एक तो है कि हमारा कॉलेज में बड़ा अच्छा था कि हॉस्टल में हम लोग हॉस्टल में रहे जब इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते थे। वहाँ पे एक होता था कि ये प्रीफेक्ट सिस्टम, जो एक स्टूडेंट ही अपना मेरिट के ऊपर हॉस्टल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रीफेक्ट पर रहता है। मेरा सबसे माना सौभाग्य था कि मैं उस हॉस्टल का जूनियर प्रीफेक्ट रहा और सीनियर प्रीफेक्ट, जो 3rd ईयर इंजीनियरिंग में 4th ईयर इंजीनियरिंग में। तो मेरे उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है उसमें एक हॉस्टल में 200-250 स्टूडेंट रहते हैं, उनका मेसिंग देखना, उनका मतलब हेल्थ केयर देखना, फिर उसके बाद साफ सफाई हो रहा है कि टॉयलेट का भी देखना। मैं उस टाइम बड़ा अभी सोचता हूँ कि मेरे को बड़ा एक्चुअली एक्सपोजर मिला उस टाइम। जो मतलब मैनेजमेंट हुआ कि कोई मेसिंग का कैटरिंग मैनेजमेंट हुआ कि वो साफ सफाई, लीडरशिप, हाँ वो लीडरशिप डेवलप होता है और ये मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है जो टॉपर होता है कॉलेज का। लेकिन मेरा वो अभी भी याद है कि वो अच्छा मौका मिला था मेरे को थोड़ा सा कुछ करने के लिए, और वो लोग अच्छा भी करेंगे तो पसंद भी करते हैं। सर एक और चीज़ है, जब IIT में आए थे आपने UPSC में जाने की सोचा, कभी कौन से अटेम्प्ट में आपका UPSC हुआ? मेरा एक्चुअली पहला अटेम्प्ट तो हमने इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर कर लिया था, जो होता था। मैंने 3rd अटेम्प्ट ने क्लियर कर लिया। लेकिन उस टाइम जो हुआ था मेरे को मालूम है, मंडल कमीशन का एक बड़ा इशू हुआ, तो हमारा बहुत परेशान हुए हम लोग क्योंकि स्ट्राइक हुआ, फिर इधर उधर हुआ, फिर उसके बाद उस टाइम क्वेश्चन भी लीक हो गए थे प्रीलिम के। तो उस टाइम हम UPSC में बहुत झेले हैं, बहुत झेले हैं। उस टाइम लीक हुआ, पेपर लीक का एक मुद्दा तभी भी उठता था। हाँ उठा उस टाइम, आई रिमेम्बर। उस टाइम तो टीवी मीडिया थी नहीं। हम लोग गए थे एग्जाम और एक पेपर खत्म करने के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा तो उसका पूरा क्वेश्चन पेपर छपा हुआ था, तो एग्जाम कैंसिल हो गई, फिर दोबारा हुई, तो बहुत उस टाइम बहुत दिक्कत हुई थी। फिर मंडल कमिश्नर एजिटेशन हुआ, फिर बंद होते थे, ये झमेला होते थे, बहुत दिक्कत हुई हमारे उस टाइम के लिए। आई रिमेम्बर, मतलब जो झेले हैं लाइफ में एज ए स्टूडेंट। सर एक और चीज़ है, आप पेपर लीक का मुद्दा बात किया आपने, उस टाइम पेपर लीक हुआ था, उस टाइम इतना मीडिया नहीं था तो चीज़ें तभी। आजकल पेपर लीक बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, ये पेपर लीक कारण क्या रहता है? एक तो इसमें करप्शन है। मेरा है कि पेपर लीक ये जो हमारा टाइम में जो हुआ था, ये उस टाइम भी आई थिंक CBI उसका इन्वेस्टिगेट किया, पकड़े भी। एक बिहार में पटना स्टेशन में पोस्ट मास्टर का ये आरोप था। अच्छा। उसको पता था कि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस थे, तो प्रिंटिंग होता है तो पोस्टमार्टम पता लगे ये क्वेश्चन पेपर है। अच्छा। तो उसको निकाल देता था। तो उसके बाद आपने उसका उस टाइम सुना गया था, उसका बेटा बेटी भी आगे थे, बाद में वो क्वेश्चन बेचने चक्कर में पकड़ा गया। तो ये करप्शन जब नहीं होगा और नैतिकता का जब खत्म हो जाएगी तो ये इशू आएगी। आप जितना भी कर लो, जितना टेक्नोलॉजी भी करने से भी होता है, ये कहने की बात है। आप जैसा अभी जो आप बोल रहे हैं कि अभी जितना हुआ है, नीट का हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी और बिहार का हुआ, तो अलग अलग जगह में और हो रहा है। तो ये करप्शन मोटिव और हमारा एक कैरेक्टर बिल्डअप करें। जब वो कैरेक्टर नहीं है तो फिर बच्चों को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भी एग्जाम क्लियर करके कैरेक्टर बिल्डअप करें, जो ऑफिशियली कैरेक्टर नहीं हो पा रहे हैं, वो कैरेक्टर लेस हो गया रादर। हाँ। सबसे ज़्यादा आपका UPSC हुआ जब रिजल्ट आया हुआ, उस टाइम का थोड़ा बहुत हम लोग रिजल्ट खुशी तो होती है। हाँ। लेकिन खुशी का मतलब जो मेहनत करके आप आओ तो मतलब ऐसा उछाल तो नहीं होता, एक मॉडरेट होता है। हाँ। क्योंकि जो मेहनत करता है, मैं देखा हूँ खुशी और दुखी दोनों तरह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वही कूदने शुरू कर देते हैं। हमने देखा सही है, मिल गया, अच्छा है, तो लाइफ में एक सक्सेस। सबसे पहले आपने ये आपको किसने बताया या फिर आपने किसी को बताया? नहीं, ये तो बताते नहीं है, वो तो अगले दिन पेपर में आता है। नहीं, पेपर में आया तो आपको खुद डायरेक्ट पता चला कि नहीं, उस टाइम सिस्टम ही नहीं थी ना। अच्छा। आजकल तो जैसा ऑनलाइन सिस्टम कुछ थी नहीं। अच्छा। तो अगले दिन पेपर में छपता है तो फिर उसको आप देखते हैं, अदरवाइज वो पता ही नहीं था। क्योंकि फिर आपके परिवार वालों को पता चला कैसा, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं अखबार, तो नहीं पता चला तो उन्हें कैसा आपसे बात किया गया? ओबियसली वो भी खुश होते हैं, क्योंकि कोई परिवार का कोई आए और थोड़ा सा प्रतिभा टाइप दिखाए तो ऑब्वियसली लोग खुशी होती है। लेकिन ये नहीं कि हम अहंकार में आ गए। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई अहंकार नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं रहा। और मैं सोचता हूँ वो सबसे अच्छा है। ये सर्विस में आगे ये अहंकार शुरू कर दो, दूसरों को मतलब अच्छा व्यवहार ना करो, गलत है। ये हमारा सिविल सर्विस में ये सबसे दुर्भाग्य है।
सक्सेस होने के बाद अहंकारी हो जाते हैं, फिर अपने को बहुत तोप समझते हैं, जैसा टिपिकली प्रोवर्बियल लैंग्वेज में बोलता हूँ। और दूसरी बात है कि पब्लिक कांटेक्ट नहीं रखते हैं, वो खाली बड़े बड़े चक्कर में रहते हैं, वो सही नहीं है। वो उस तरह का आप सिविल सर्विस का मतलब नहीं है। सिविल सर्विस मतलब जन सेवन, पब्लिक सर्विस है। आप जितना को मिलो, जितना बात करो, कुछ को थोड़ा बहुत मदद कर पाओ करो। और दूसरी बात, उनको थोड़ा मुंह में स्माइल दिखाने की कोशिश करना चाहिए, उतना तो होना चाहिए। सबसे मैं जैसे अभी हमने चर्चा आपने यूपीएससी की, मैं आपने अपनी सेवाएं कहाँ थी जब यूपीएससी? मेरा तो शुरू से तो मसूरी ज्वाइन किए, फिर उसके बाद हैदराबाद आईपीएस एकेडमी में ज्वाइन किए, फिर उसके बाद मेरा केरला में केरला काट रहा है, तो वहाँ पे पोस्टिंग रहा मैं। लेकिन मैंने काफ़ी डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल में रखा हूँ लॉन्ग टाइम बैक, 2004 पहला वाजपेयी गवर्नमेंट में था। फिर उसके बाद मैंने फिर केरला में डेयरी फेडरेशन का एमडी रहा, जो मैंने 5 साल लॉस होने के बाद 1 साल का अंदर प्रॉफिट करवाया। उस टाइम 14 करोड़ प्रॉफिट हुए थे। और मिल्क फेडरेशन जो प्रॉफिट होता है कोई मैनेजमेंट के लिए नहीं, वो किसानों के लिए होता है, जो डेयरी फार्मर को तुरंत वितरण कर देते हैं, क्योंकि मिल्क प्राइस बढ़ा देते हैं कि ऐसे करते हैं। तो उसके बाद मैं रोड ट्रांसपोर्ट सीएमडी रहा, उसमें बहुत 30,000 एम्प्लॉइज थे, मतलब उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद मैं लकीली फील्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एमडी रहा हूँ, तो उसमें भी फिल्म का कैसा मेरे को ज्ञान बढ़ा कि कैसे फिल्म सिस्टम होता है, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ये सब मैंने पूरा देख चुका हूँ। एडवर्टाइजिंग फिल्म हुआ कि टीवी सीरियल हुआ कि फिल्म प्रोडक्शन। फिर उसके बाद मैं फूड एंड सिविल सर्विस, जो गरीबों के राशन शॉप होते हैं कि जो अपना जो नॉर्मली सब्सिडाइज राशन देते हैं, उसका भी देखभाल किया। फिर उसके बाद मैंने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में आया। सर जैसे अभी फूड उसमें बताए थे जो फूड एंड सिविल सर्विस, तो उसमें जैसे उस टाइम, आज के टाइम में इतने घोटाले होते हैं, लोगों को पूरा रास, उस टाइम भी ऐसी शिकायतें आती थी? नहीं, ये तो फूड अभी रिसेंटली था, 1-2 साल के पहले था। अच्छा। तो ये बेसिकली फूड एंड सिविल सर्विस, जब आप ऑनेस्ट हो, जो टॉप मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो, ऑटोमेटिकली नीचे भी ऑनेस्ट रहेगा। मैं ये 100% गारंटी नहीं, 100% ऑनेस्ट रहेगा, लेकिन करप्शन मिनिमम हो जाएगा। अच्छा। और मैं देख के दिखाया कि उसमें क्या होता है, जो पहले मैं भी यहाँ पे ज्वाइन किया तो बहुत लॉस में थे, 1.5 साल में उसका पूरा प्रॉफिट हुआ और उसका टर्नओवर बढ़ गए, लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा। और कुछ चीज़ें तो हमने, एक वहाँ फेस्टिवल होता है केरला में, ओणम बोलते हैं, वहाँ से मेरा टाइम में 87 लाख किट्स वितरण हुआ, और वो भी विंडो पीरियड में 15 दिन का अंदर। उसमें देखिए लॉजिस्टिक्स सब सारे 15, उसमें 14 आइटम थे, सबको लाना, पैकिंग करना, फिर हर 87 लोगों को वितरण करना, मतलब सिस्टम में मैंने ऐप बनाया और इतना स्मूथली चला और रियल टाइम बेसिस में। तो मैं मंत्री को जब क्लोजिंग डे में रात को 8 बजे बताया, मंत्री बहुत खुश हो गए, बोले पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा सिस्टम में देखा कि 87 लाख का आप कोई टाइम नहीं ले रहे हो कि काउंट करना, और सबको पहुंच चुका है। और मीडिया भी बहुत अच्छा रिपोर्ट किया। तो ये मैनेजमेंट का होता है और ऑनेस्टी में फर्क पड़ता है। ऐसे कोई संघर्ष की कहानी जो हमेशा आपको याद रहती हो? मेरा संघर्ष कहानी जो मिल्क फेडरेशन में था, पहले जो ज्वाइन किया, तो मेरा मंत्री को बोले कि मेरे को सुबह फ़ोन करते हैं 6 बजे, बड़ा खुंदा करता है कि ये मिल्क नहीं है, बूथ में दूध नहीं है। अच्छा। तो मैंने 1 साल के अंदर पूरा स्मूथ कर दिया। मंत्री मेरे को बुलाए और बोले मेरा नींद आपने अच्छा कर दिया। अच्छा। मैंने बोला इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई मेरे को बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। तो ये मेरे को अभी भी याद है। अच्छा। और फूड एंड सिविल सप्लाई जब अभी बताया, जो ओणम किट बोलता हूँ, 87 लाख डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रात को 8 बजे जब मंत्री को बताया कि पूरा हो चुका है, सबको मिल चुका है, मंत्री बोले इससे बड़ा खबर मेरे को मिल ही नहीं सकता है। और मीडिया भी अगले दिन बोला कि मोस्ट सक्सेसफुल अभी तक जो ऑपरेशन है। 87 लाख छोटा बात नहीं है, फिर हर आदमी को पहुंचाना है, मतलब ये नहीं कि कुछ जगह कर दिया और नहीं, पूरा ऑल ओवर केरला करा था। ये 2 चीज़ अभी भी याद है मेरे को, रियली बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आप एक सोशल वर्कर भी है, मतलब लोगों की मदद, ऐसी कोई घटना जो आप पब्लिक को बताना चाह रहे हो? और एक है, मैं लॉन्ग टाइम कालीकट सिटी में कमिश्नर पुलिस था, तो वहाँ पे 2002 की बात है, एक लेडी, जैसा अभी कलकत्ता में सिचुएशन हुई, उस टाइम तो मर्डर नहीं था, रेप हो गया उसका। हॉस्पिटल एम्प्लॉय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक इन पेशेंट और बर्न इंजरी वो लेडी की थी, अनमेरिड थी, उसका रेप हो गया। तो उसमें मैं बहुत स्ट्रांगली एक्शन लिया, एक उसको पकड़ के, फिर हॉस्टल में जो ये हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनको भी एक्शन लिया, और उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन से मैंने उसका 50,000 उसका ये बड़ा कंपनसेशन दिलवाया, उसको पूरा प्लास्टिक सर्जरी के करके प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसको पूरा रिकवरी कराया। और वो उस टाइम कस्टोडियल रेप लेके मैं उसे 10 साल सजा दिलवाया था। तो ये उस टाइम मीडिया मेरे को मैंने पीपुल्स कमिश्नर नाम दिया, लोकल मीडिया, मतलब नेशनल मीडिया भी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पे नेशनल फ्रंट पेज में मतलब पीपुल्स कमिश्नर बोल के मेरे को उपाधि दिया था। वो भी मेरे को अभी भी याद है कि एक औरतों को जो मतलब लड़की कोई प्रॉब्लम हो जाए, जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग एक्शन देने से मीडिया भी सपोर्ट करता है
लोग सपोर्ट करते हैं, भले कुछ बिलियंस होते हैं, उस टाइम डॉक्टर मेरे खिलाफ चले गए थे, लेकिन उनको पनिशमेंट भी हुआ। और जितना पेशेंट सारे बहुत ही सराहनीय है उस टाइम। जैसे सर आप दिल्ली में रहे, एक बार कोई घटना ऐसी घटी थी, आपने किसी व्यक्ति की ऐसी मदद की थी, उस वाली स्टोरी को एक बार बताइए। यहाँ पे दिल्ली में मैं पहले इंडिया गेट का गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता था, तो मैंने मॉर्निंग वॉक में संडे के दिन वॉक कर रहा था, तो सडनली एक बस से एक जवान 35 साल का होगा और बस से उतरा, हमारी डीडी से बस है, लेकिन उसने एक पैर में एक पॉलीथीन कवर किया हुआ था। तो कवर किया था, मैंने देखा भाई हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो थोड़ा लिंपिंग कर रहा था, मतलब जो चलने में थोड़ा दिक्कत थी। तो मैंने बोला ये कैसे ये चला, मैं खुद जाके पूछा, वो तमिलियन था एक्चुअली, वो सेलम का रहने वाला था, यहाँ पे किसी सुबह आ गया था। तो मैं बोला यार क्या हो, बोला नहीं सर चोट लग गया। तो मैंने उसको पॉलीथीन निकालने बोला, निकालने देखा तो हाथी का पैर जैसे सूजन होके उसका पस निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे CGS हॉस्पिटल पास में होता है, तो मैंने उसको ले गया, डॉक्टर थे, डॉक्टर पहले तो जिसकी जाते हैं गवर्नमेंट सिस्टम है, बोले नहीं, मैं फिर अपना इंट्रोड्यूस किया और बोला ये थोड़ा है तो थोड़ा प्राइमरी एड फर्स्ट एड दे दो। तो उसने दिया, थोड़ा बहुत किया। तो उसके बाद मैं अगले दिन सफदरजंग लेके गया शाम को ही, तो लेके गया तो डॉक्टर बोले ये 2 दिन नहीं आता, तो उसका देहांत हो जाता, क्योंकि इसका इतना इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया था। लेकिन डॉक्टर मेरे को भी बोला सर आपने ले आए और इसका ज़िंदगी बच गया। ऑपरेशन हुई, उसके बाद उसका 7-8 दिन में रिकवरी हुआ और वो काम करने लगा। एक दिन 1000 रुपये कमाता था, क्यों यंग था। और उसका लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे अपना भैरव मंदिर है, आप देखे सुने होंगे, प्रगति मंदिर, वहाँ पे वो दारू का प्रसाद चलता है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दारू पी के रात को टून होकर सो जाते हैं। तो मैं उसको पहला बोला दारू छोड़ना है, क्योंकि आप घाव सुखाना है कि अच्छे आदत बनाना है। तो बोला सर मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। उसके बाद 7-8 हज़ार रुपया कमाया और बोलता सर मैं अपना घर में जाऊँगा। बोला कोई बात नहीं, चले जाओ। एक सबसे आदर उसका, मैंने जो डेथ का डॉक्टर जैसे बोल रहे थे, उसका जितना इन्फेक्शन था वो सेप्टिसेमिया में डेथ हुआ था, क्योंकि पूरा हाथी का पैर जैसा पूरा अप टू नी लेवल। आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम? मेरे को लगा कि बंदा को जो मतलब जिंदगी देना वो मेरे लिए एक सौभाग्य भी था। कभी कभी ऐसे मौके मिलते भी नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं कर पाया। और मैं खुद ही लेके गया था अपना गाड़ी में, खुद ही सफदरजंग गया था, रुका भी, मैंने ऑपरेशन रुका, फिर साथ में लेके आया था। क्योंकि उस तरह का नहीं केयर करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि वो एंड टू एंड करना चाहिए, जिसको मदद करें। और हो सकता है कभी कभी टाइम का कांस्टेंट है, कुछ है, लेकिन जब मौका मिले, मैं इसलिए शाम को गया था, क्योंकि ऑफिस के टाइम के बाद गया था और रहा भी 10-15 रहा, फिर उसको साथ में लेके आया, फिर उसको खाना पीना घर में भी खिलाया। तो ये मैंने फिर उसके बाद ऑफिस में बैठाता था, ऑफिस में अपना वेटिंग रूम में, सो दैट उसका रेस्ट मिल जाए। क्योंकि घर में वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो अलग बात होती है। ऑफिस में बैठा तो उसका अच्छा रेस्ट हो गया, 7-8 दिन रिकवर हो गया पूरा। तो उस तरह का एक करना चाहिए कभी कभी। मतलब रोनाल्ड रीगन ने कहा कि आप हर आदमी को मदद नहीं कर सकते हैं, हो सकता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर दिन एक आदमी को मदद कर सकते हैं। मैंने उसमें उस प्रिंसिपल में जाता हूँ। अच्छा सर, एक और मैं एक बात चर्चा करूँगा आपके इस एक विषय पर। जैसे हर व्यक्ति के साथ उसकी सफलता में किसी व्यक्ति का हाथ होता है, आपकी सफलता में किसका हाथ है? ये तो आशीर्वाद है, भगवान का भी है, माँ बापा की आशीर्वाद है, और मेरा शुरू से ही पता नहीं जो भी है, मेरा एक DNA बना हुआ है। क्योंकि मैं बचपन में, और एक आते मैं उड़ीसा में एक क्योर्ड लेप्रोसी पेशेंट है, मैं बचपन से जाता हूँ। अच्छा, मतलब पता नहीं लगाव कैसा हो गया, मैं वहाँ पे क्योर्ड है। अभी आजकल तो लेप्रोसी तो बहुत कम है, लेकिन क्योर्ड है, लेकिन फिर भी डिस्फॉर्मिटीज है उनका, हाथ पैर में है, नाक में है। बचपन से जाता हूँ, और मैं जाता हूँ तो अभी थोड़ा पोजीशन हो गया, तो उनका ट्रांसफार्मर चेंज के वोल्टेज ठीक करा दिया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद उनका मैं एक बार पूरा ग्रुप लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन कराया। तो ये मैं करता रहता हूँ। अच्छा। कभी ना कभी फिर वो भी मेरे को बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए, वो भी जाता हूँ, कभी कोई चॉकलेट देते हैं, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े, मतलब नहीं, छोटे छोटे करने से उनका एक अपनापन रहता है। फिर अभी फ़ोन करने से भी वो कभी कोई समस्या होती, कुछ होते फ़ोन करते हैं, मैं अपना जो पोजीशन से वो मदद लेके वो कर लेता हूँ। तो इस तरह का लगाव होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि अपना ठीक है कंफर्ट लेवल है, आप कुछ पावर है, कुछ पोजीशन आ गया, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ, लोगों भी पसंद करते हैं और आपको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मैं सर एक और, हमने स्टार्टिंग की थी संयुक्त परिवार और छोटा परिवार, बड़े परिवार के ऊपर। अभी मैं जो आजकल जो छोटे परिवार में बच्चे रह रहे हैं, वो समाज सेवा की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे लोगों को कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, थोड़ा बहुत बताइए। नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग हैं, लेकिन जो परसेंटेज है कम है। पहले भी ज़्यादा होता था, आजकल थोड़ा सा सेल्फिश ओरिएंटेड हो गया है। फिर मैं ठीक हूँ तो चलता है, जो आपने प्राइवेसी वाली बात की थी, छोटे वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि हर सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं,
खराब लोग होते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन अच्छे लोग होने से समाज अच्छा होता जी। है। जब प्रोपोर्शन खराब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो फिर समाज खराब होता है, कोई भी सोसाइटी होगा, क्योंकि जो विलियन है हीरो का कंसेप्ट जो बोलते हैं। तो लेकिन एक चीज है बताना चाहिए कि हर आदमी का कभी ना कभी रियलाइज होता है, लेकिन जल्दी रियलाइज हो तो अच्छा है। 60 साल 70 साल के बाद वो कैपेसिटी नहीं होता, रियलाइज हुआ तो कर नहीं पाएगा, लेकिन यंग टाइम में रियलाइज हुआ कि दूसरों मदद करना, कि थोड़ा बहुत उसको कुछ मैंने हो सकता है उसको कोई भी हेल्थ हो कि कुछ मतलब फाइनेंशियल ना कर पाए भी, जो थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी उसको करा दे। कभी कभी ऑफिशियल लोग अपना पोजीशन से करा सकते भी। तो ये तो क्योंकि मैं खुद ही कहता हूँ कि दिल्ली में जितना बेगर्स हैं, हर ऑफिशियल किसी एक बेगर को अडॉप्ट कर ले, दिल्ली का बेगरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ऑफिसर है और जितना रास्ते में भीख मांगते हैं, एक अडॉप्ट कर लें। बहुत बड़ी बात। और यहाँ में दिल्ली में मैं 4-5 बेगर को तो रिविलेट कर चुका हूँ, वो आजकल बेगिंग करते नहीं, वो कुछ दुकान फुकान करके कोई ऑटो चला रहा है, कुछ इधर चला रहा है, वो हो सकता है पॉसिबल। मेरा ये पूरा विश्वास है। सर अभी आप केरला में पोस्टेड हो, दिल्ली में भी रहे हो, यहाँ के कल्चर ऑफ और दिल्ली केरला के थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर रीजन का अपना लैंग्वेज होता है, अपना फेस्टिवल होती है, कल्चर अलग होती है, सब अपने अपने में सही है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ कल्चर में थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ में इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये एक है मतलब अलग अलग, जैसा मैं दिल्ली में देखा हूँ बहुत अच्छा मतलब माहौल है, एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ा मिलते जुलते हैं, हो सकता है। और प्रांत में अपना कल्चर है, उसमें जो आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि जिस जगह रह रहे हैं, बोलते हैं ना जिस जगह में रह रहे हैं उसका भाषा समझना चाहिए, खाना समझना चाहिए, वेशभूषा भी होना चाहिए अपना। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मेरे को 5 भाषा आती है। कौन से? मेरे को तो उड़िया मदर टंग है, इंग्लिश हिंदी है, फिर उसके बाद मलयालम आता है, फिर साउथ इंडियन सब समझ आता हूँ, बंगाली बोल लेता हूँ, तो काफ़ी लैंग्वेज समझ में आता है। कि साउथ में क्या एक लैंग्वेज सीख लिए तो 4-5 लैंग्वेज आपको समझ जाएंगे, भले वो पढ़ना हो नहीं सकता लेकिन बोलना तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। सर ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली एक तो है अपना कोई स्ट्रेस मत लो। थोड़ा बहुत होता है कि एक पॉजिटिव प्रिंसिपल बोलते हैं, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसका 20% ही प्रॉब्लम होता, ऐसा नहीं कि 100% प्रॉब्लम होगा। उसको आप ध्यान से सोचेंगे तो निकल जाएगा सॉल्यूशन, और 20% आप टैकल कर लें तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। ये उदाहरण है, आप जो एग्जाम के पहले नॉर्मली क्या करते हैं, किताब पूरा नहीं पढ़ते हैं, कोई फार्मूला लिखे कि शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो आप पॉजिटिव प्रिंसिपल फॉलो कर ही रहे थे, तो वो याद किया, आप एग्जाम में अच्छा आंसर कर लिया। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आप सोचना चाहिए कि जैसे गांधी जी क्या बोले कि कभी आप प्रॉब्लम है तो नीचे वाले को देखो, भले आप एस्पायर करो बढ़ने के लिए, कॉम्पीट करो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उसी चक्कर में पूरा बुरा हाल हो गया, दुखी हो गए, आपको ऑल डिजीज आ गया, कुछ सुसाइड कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। कभी हुआ ये जो लिफ्ट कंसल्ट है, मैं तो पूरा चढ़ता हूँ 11th फ्लोर की स्टेयर कैसे चढ़ता हूँ, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगी, फिर आपका बॉडी का भी आपका खुद हेल्प करेगा। जो भी प्रॉब्लम आजकल लाइफस्टाइल डिजीज आते हैं कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है, कि नी प्रॉब्लम होती है, सब खत्म हो जाएगा। और आपका एक एंडोमॉर्फिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको एक मतलब ये जो बोलते हैं ना, बोलते हैं कि जो स्पिरिट आपका बढ़ जाता है, मतलब जो गुड थिंकिंग और गुड माइंड बढ़ जाए। ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने के चक्कर में ही प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, जहाँ पे चलना है तो चलना, लिफ्ट नहीं है तो आप स्टेयरकेस में जाओ, थोड़ा बहुत कोई वेट उठाना है, सब्जी खरीदना है तो खुद ही लेके आओ, कोई राशन खरीदना खुद लेके आओ, ये होना चाहिए कल्चर। आपको टाइम देने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे डॉक्टर पतु जोशी जी, IPS, जिनसे हमने उनके जीवन के बारे में पूरी चर्चा की और उनकी समाज सेवा जो आज तक इनने जितने लोगों की मदद की उस पर चर्चा की। नमस्कार।